तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गन्ने की खेती करने वाले किसानों को चीनी मिलों से समस्या। अगेती आलू की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीकी। ब्रॉयलर मुर्गी पालन के आवास एवं आहार की व्यवस्था। खेती में हमारे किसान भाइयों के सामने अधिकतर कुछ न कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। कभी अधिक वर्षा, कभी सूखा, कभी फसलों में कीट एवं रोग इत्यादि। लेकिन इस समय हरियाणा के किसानों के सामने जो समस्या आ रही है वो है गन्ने की फसल को खरीदने वाली चीनी मिलों द्वारा समय से भुगतान न करने की। तो क्या सरकार इनकी समस्याओं का समाधान कर पाएगी? जानने के लिए देखते हैं अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से हमारे संवाददाता नवीन मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। सरकार द्वारा हरियाणा में दिए जा रहे गन्ने के भाव को लेकर किसान काफी संतुष्ट है, लेकिन किसानों के गन्ने की फसल को खरीदने वाली सहकारी और प्राइवेट चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान न करने से किसानों में भारी मायूसी है। किसानों का कहना है कि कैथल जिला के काफी किसान बड़े जोश और उत्साह से गन्ने की खेती करते हैं, क्योंकि सरकार ने गन्ने के भाव काफी अच्छे दिए, जिससे किसानों को गन्ने की खेती करने से काफी लाभ मिलता है। लेकिन किसानों का गन्ना खरीद करने वाली चीनी मिलें पेमेंट के भुगतान में कोई नीति तय नहीं होने के कारण किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने कहा कि उन्हें गन्ने की खेती करने में बीज, खाद, दवाइयाँ, लेबर पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है और उनके द्वारा गन्ने की फसल चीनी मिल में देने के बाद भी उसकी पेमेंट मिलने का कोई निश्चित समय तय नहीं किया जाता, जिस कारण किसानों को भारी परेशानी हो। में संगरौली, टोंठा और फतेहपुर में बहुत ज़्यादा गन्ना होता है। अब भी कुछ किसानों ने बिल्कुल मैंने कम तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत 10-20% का तो कम ही पड़ी है, क्योंकि गन्ना पहले बाहर भी बेचना पड़ा, मिलों ने लेना भी बंद कर दिया था और पीछे पेमेंट भी रुकी हुई है किसानों की। अगर ऐसा हाल रहा तो किसान बिल्कुल गन्ने को छोड़ जाएंगे। सरकार ने तो अच्छा रेट दिया हुआ है गन्ने का, लेकिन मिल मालिक इसकी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो किसान आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ सकता है। आई है तो हफ्ते के अंदर पेमेंट हो जाए तो किसान को खर्चा करने के लिए या और अपने घर के खर्च के लिए भी अच्छा रहेगा। लेबर का भी देना पड़ता है, ट्राली भी किराए पर आती है, सारा कुछ लेबर का एक ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेबर को पेमेंट नहीं मिलेगी तो किसान कहाँ से देगा लेबर को? किसानों का कहना है कि चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान नहीं होने के कारण अनेकों किसान गन्ने की खेती को धीरे धीरे कम करने लगे हैं। किसानों का कहना है कि जिस प्रकार सरकार ने गन्ने के इतने अच्छे दाम दिए, उसी तरह अगर चीनी मिलें किसानों को साथ ही पेमेंट कर दे तो किसानों का गन्ने की खेती की ओर काफी अच्छा रुझान हो सकता है। किसानों का कहना है कि उनका गन्ने की खेती की ओर रुझान कम होने लगा है। मुख्य कारण मिलों द्वारा किसानों को समय पर पेमेंट न करना है। को गन्ने का अच्छा रेट मिलना चाहिए। इनको गन्ना अच्छा है तो इनको मान ले रेट नहीं मिलेगा तो जिम्मेदार तो मारा जाएगा इसमें। इनको पेमेंट तो जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए, 8 दिन के टाइम दो, इनको पेमेंट दो।
ये मिल वाले इनका पैसे नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो जिम्मेदार मारे गए न्यूज तालित में, इनको महीना महीना मान ले तनख्वाह इनकी, तो मान ले यही तो जिम्मेदारों ने पैसा देना है, ये मान ले करते पेमेंट करेगा, मान ले जो काम मजदूर की करावेगा। किसानों ने सरकार से मांग की है कि चीनी मिलों को ऐसे निर्देश दिए जाए कि किसानों का भुगतान साथ ही किए जाए। किसानों ने कहा कि यदि गन्ने की खेती कम होने लगी तो देश में चीनी की विकट समस्या पैदा हो जाएगी। चीनी मिल वाले देंगे जी पेमेंट जमी टाइम पे दिया बारी के ऊपर काम चलेगा जिम्मेदार का। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे बहुत दिए, फिर अगर चीनी मिल वाले दे रहे जमी, बस ये भी है सरकार तो यह है भी टाइम पे दे दें भाई, 8 दिन के अंदर देनी चाहिए इसने, जिधर जिम्मेदार काम चलावे अपना। प्रदेश में हमारे जो भी किसान आलू की अगेती किस्मों की बुआई करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखना होगा, तभी वो अपनी फसल से अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो कौन कौन सी हैं वो वैज्ञानिक बातें, जानने के लिए आइए मिलते हैं एक सब्जी विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार से। सर्वप्रथम आलू की खेती में बात आती है भूमि एवं भूमि की तैयारी की। आलू के लिए हल्की दोमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है, जिस भूमि का पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होता है, आलू के लिए अच्छी होती है। जहाँ तक भूमि की तैयारी की बात है, इसके लिए मिट्टी पलट हल या कल्टीवेटर के साथ इस प्रकार तैयार करनी चाहिए जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाए और मिट्टी की कणीय संरचना बने। जब आप खेत की अंतिम तैयारी कर रहे हों उसी समय 15 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद और इसके साथ साथ 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम का अवश्य प्रयोग करें। जिप्सम का प्रयोग करने से मिट्टी का पीएच मान नहीं बढ़ेगा और दूसरा जो है मिट्टी पोली रहेगी, जो कि आलू के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद सबसे अच्छी बात यह आती है कि प्रजातियों के चयन की। जो अगेती आलू की बुआई आप कर रहे हैं उसके लिए कुफरी अशोका, कुफरी सूर्या, कुफरी बहार, कुफरी पुखराज ऐसी प्रजातियां हैं जिनका आप अगेती फसल के रूप में बुआई कर सकते हैं। कुफरी सूर्या एक नई प्रजाति है और अगेती प्रजाति तथा ये शुरू में उच्च तापमान सहन करने की क्षमता रखती है, अच्छा उत्पादन देती है और इसकी विशेषता ये है कि इसका खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये अच्छी प्रजाति है, इसका किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक अगेती फसल की बुआई की बात है, आलू की अगेती फसल मध्य सितंबर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जानी चाहिए। इस समय यदि आप बुआई करते हैं तो अगेती फसल से एक अच्छा लाभ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बीज की गुणवत्ता का किसान को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि वो जातीय शुद्धता हो, दूसरी जो बीज आप बुआई करने जा रहे हो वो कीटों और रोगों से मुक्त हो और इसके साथ साथ जो बीज का जो उचित आकार जिसको बताया जाता है कि जिसका वजन 25 से 30 ग्राम वजन हो वो अच्छा माना जाता है। जिस बीज का वजन 25 से 30 ग्राम हो उसकी 30 से 35 कुंटल बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहती है। यदि इस हिसाब से यदि आप आलू की बुआई करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। बुआई से पूर्व 3% बोरिक एसिड से अवश्य बीज को उपचारित कर लें ताकि जो एक आगे चल के फफूंदजनक रोग है उसका फसल पर जो है कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। जहाँ तक बात बुआई की विधि की आती है वो लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। जहाँ तक बुआई के समय उर्वरकों की बात है, इसके लिए DAP 175 किलोग्राम, यूरिया 125 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 165 किलोग्राम इसका बुआई के समय प्रयोग करें। और इसके साथ साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम, फेरस सल्फेट 25 किलोग्राम और बोरेक्स जिसको सुहागा बोलते हैं 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका प्रयोग करें। ये विशेष ध्यान रखें कि सूक्ष्म पोषक तत्वों को DAP के साथ कभी नहीं मिलाएं। ये बुआई के समय का उर्वरकों का प्रयोग था। इसके पश्चात फसल पर मिट्टी चढ़ाते समय जब फसल लगभग 30 से 35 दिन की होती है 200 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से यदि आप आलू की एक अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर और कार्यक्रम में आगे भी बहुत कुछ खास है आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ।
जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मांस उत्पादन के लिए प्रदेश में हमारे बहुत से किसान ब्रॉयलर मुर्गी पालन के व्यवसाय को कर रहे हैं, परंतु कम लाभ के चलते कुछ किसानों ने इस व्यवसाय को करना छोड़ भी दिया है। जब इसके कारणों पर गौर किया गया तो इसमें आवास और आहार मुख्य कारण पाए गए। तो ब्रॉयलर मुर्गी पालन में कैसे करें आवास एवं आहार की व्यवस्था, इसी विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर LC वर्मा। आजकल कृषि को लाभकारी बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि कृषि से संबंधित और व्यवसायों को अपनाया जाए। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है ब्रॉयलर पालन। ब्रॉयलर पालन कम समय में अधिक उत्पादन देने वाला एक पक्षी है जो मांस के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रॉयलर पालन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें कि उसका फार्म कैसा होना चाहिए। इसके लिए ब्रॉयलर फार्म मेन रोड से दूर हो, ऐसी जगह पर हो जहां पर पानी का जमाव ना होता हो, और सबसे खास बात है कि वहाँ गिलहरी, तोता, कौवा ऐसी जंगली पक्षियां भी ना आने पाए। इसके अलावा और जो ध्यान देने वाली बात है कि मुर्गी का फार्म हमेशा पूर्व पश्चिम की तरफ लंबा होना चाहिए और बीच में उसकी ऊंचाई 12 फीट तथा दोनों साइड में उसकी ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए। साइड में दीवार नहीं बनाया जाता है, वहां पर केवल 8 इंची का ईंट का पर्दा लगाकर उसमें जाली लगा दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि मुर्गा खड़ा हो फार्म में तो उसका चेहरा जाली के बाहर से दिखाई दे, इससे उसको शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बायो सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बायो सिक्योरिटी में आता है कि हमेशा एक ही नस्ल के चूजों का पालना चाहिए। ऑल इन ऑल आउट पद्धति का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। वैक्सीनेशन तभी करें जब आवश्यक हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें कि ब्रूडिंग का सिस्टम होना चाहिए। कभी भी चूजे को लीटर पर नहीं रखना चाहिए, उसके लिए अखबार बिछाना जरूरी होता है। यदि आप डायरेक्ट लीटर यानी भूसी पर रख देते हैं तो वो अचानक फाइबर युक्त रेशे युक्त राशन खा लेने से उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए कम से कम 5 दिन तक उसे अखबार पर रखना चाहिए और हाथ से थपथपाना चाहिए, तो उससे उनको खाने की आदत बनती है। सर्वप्रथम 24 घंटे तक उसे पिसी हुई मक्का देना जरूरी रहता है और पिसी हुई मक्का इतनी बारीक हो कि वो आटे जैसी होनी चाहिए। और उस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। थर्मामीटर लगा होना चाहिए। और इसके बाद 24 घंटे के बाद दूसरे दिन से आप प्री स्टार्टर राशन का प्रयोग करें। प्री स्टार्टर राशन वह राशन होता है जो बिल्कुल बहुत ही बारीक होता है। उसमें प्रोटीन की मात्रा 24% तक होती है और उसमें एनर्जी की मात्रा 3000 किलो कैलोरी तक होती है, जिसे हम दूसरे दिन से 10 दिन तक खिलाते हैं। फिर हम देते हैं स्टार्टर राशन। स्टार्टर राशन वह राशन होता है जो प्री स्टार्टर राशन की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 23% तक होती है। ये स्टार्टर राशन 11 दिन से लेकर के 25 दिन तक खिलाना आवश्यक होता है। फिर लास्ट में हम फिनिशर राशन देते हैं, जिसे 26 दिन से लेकर के आखिरी दिन तक दिया जाता है।
ये राशन काफी मोटा होता है, प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती है जो घट करके 20% पर निर्धारित हो जाती है। और इस बात का ध्यान देना चाहिए कि राशन ठीक ठाक हो और अच्छी कंपनी का लिया गया हो, जिससे FCR यानी फीड कन्वर्जन रेशियो उसका सही बना रहे। फीड कन्वर्जन रेशियो जितना कम होगा लाभ उतना ही ज्यादा होगा। किसान भाइयों को यह आवश्यक जानना है कि फीड कन्वर्जन रेशियो कैसे निकाला जाए। फीड रूपांतरण निकालने के लिए फीड की खपत किलोग्राम में उसे भाग दे देते हैं ब्रॉयलर का वजन किलोग्राम से, तो FCR निकल आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किन कारणों से FCR बढ़ जाता है, इन बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। जब पोषक तत्व असंतुलित हो जाते हैं तो FCR बढ़ जाता है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, उसमें ज्यादा मॉर्टेलिटी होने पर भी FCR बढ़ जाता है। चूहों की संख्या यदि फार्म में अधिक है तो मुर्गियों का जो FCR है वो काफी बढ़ जाता है। इतना ध्यान देने के बाद उनके प्रकाश पर, लाइट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब चूजे आते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम 23 घंटे तक बिजली देना आवश्यक होता है। 24 घंटे इसलिए नहीं देते हैं कि 1 घंटा उन्हें अंधकार में रखते हैं। जब कभी भी बिजली चली जाए तो जिससे वो स्ट्रेस में ना आए, उनको अंधकार में रहने की भी आदत बनी रहे। इसके बाद हम ब्रूडर वाले स्टेज में उनको गार्ड से चारों तरफ से घेर देते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, ब्रूडर गार्ड को धीरे धीरे उसको हम चौड़ा करते जाते हैं और जिससे उनको पूरा स्पेस मिलता रहे। ब्रॉयलर फार्म के लिए ये आवश्यक है कि आप शुरुआती पहले दिन से 15 दिन तक 60 वाट बल्ब का प्रयोग करें और जिसे हम 10 फीट की ऊंचाई पर टांग दें। लेकिन इसके बाद के दिनों में हमें 15 वाट के बल्ब का प्रयोग करना चाहिए जो 3.5 फीट की ऊंचाई पर बांधा जाता है। लाइट मैनेजमेंट यानी प्रकाश व्यवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हरा और नीला प्रकाश चूजों को वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये ग्रोथ हार्मोन, जो वृद्धि कारक हार्मोन है, उनको उत्प्रेरित करता है। तो इससे FCR बहुत कम होता है और वजन मुर्गों का बहुत तेजी से बढ़ता है। तो इस तकनीकी से यदि हमारे किसान भाई मुर्गी पालन करते हैं तो उनका व्यवसाय वास्तव में बहुत ही फायदेमंद होगा। आगे और भी बहुत कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। हम आज किसान भाइयों आपको बेल की बागवानी के बारे में बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि बेल की बागवानी करने के पहले हम कैसी मृदा का चयन करें। तो अच्छी मृदा में बेल की खेती तो की ही जाती है, साथ ही साथ हम पथरीली, ककरीली और उसरीली मृदा में भी बेल की खेती सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहले खेत का चयन करने के बाद उचित अच्छी तरह से उसमें जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित होना इसलिए ज़रूरी है कि जड़ों के पास बेल में पानी नहीं लगना चाहिए। हम क्षेत्रफल पर अपने जिस भी
भी खेत में या जिस क्षेत्र पर लगा रहे हैं, सबसे पहले हम रोपण करने के पहले रेखांकन करते हैं। 10 मीटर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रखते हैं। अब बात आती है कि रेखांकन के बाद हम गड्ढों की तैयारी करें। गड्ढों की तैयारी के लिए इसमें 3 फुट चौड़ा 3 फुट गहरा गड्ढा खोदना होता है। ऊपर का 1.5 फुट की मिट्टी अलग रखें, निचली 1.5 फुट की मिट्टी सतह की अलग रखें। 10 से 15 दिन तक उसे खुला छोड़ दें गड्ढे को। सूर्य की तापीय व्यवस्था से सौरीकरण हो जाए, जिससे हमारे नुकसान पहुँचाने वाले फफूंद या कीड़े वो नष्ट हो जाते हैं। अब प्रत्येक गड्ढे में 30 किलो सड़ी गोबर की खाद, पत्ती की सड़ी खाद या अन्य कंपोस्ट खाद 6 से 7 किलो प्रति गड्ढा प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही भूमि शोधक के रूप में 100 ग्राम फालीडाल प्रति गड्ढा, साथ में 2 किलो नीम की खली इन गड्ढों में डालेंगे तो आपको ज़मीन से जो हमारे जुड़े हुए कीड़े हैं जैसे दीमक वगैरह, उससे निजात मिल जाएगा। भराई करते समय ध्यान रखना होगा कि ऊपर की निकली हुई मृदा नीचे जानी चाहिए और ऊपर की मृदा नीचे जाए, नीचे की मृदा ऊपर आ जानी चाहिए। भराई हम कर देते हैं। तो बेल में प्रजाति के आधार पर अगर देखा जाए तो जो हमारा लोकल प्रजातियां हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुरी है या इटावा कागजी है या बस्ती की बलकू सिंह है, इन प्रजातियां ये काफ़ी विकसित होती हैं, बढ़वार इनकी बहुत अच्छी होती है। और हमारी कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं, अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई प्रजाति है नरेंद्र बेल 5, नरेंद्र बेल 6, नरेंद्र बेल 7, नरेंद्र बेल 9। ये प्रजातियां जो हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं, इनका भी हम चयन करके रोपण कर सकते हैं। और किसी अच्छे शोध संस्थान से, इंस्टीट्यूट से, केंद्रीय पौधशाला से, राजकीय पौधशाला से उनको देख करके उन प्रजातियों का चयन करके खरीदें। बरसात का इंतज़ार करें, 2-3 वर्षा ऋतु अच्छी से हो जाए, उसके बाद आपको रोपण स्थल पर लाने के बाद ऊपर का पुआल पॉलीथीन हटा दें और पिंडी की मोटाई गहराई बीच में आप जो रेखांकन किए हैं गड्ढे खोदें, उस पर जगह बनाएं और उस पिंडी को या उस पॉलीथीन बैग से बने हुए अर्थबॉल को ज़मीन के अंदर ले जाएं। पंजे के सहारे से धीरे धीरे उसे किनारे किनारे कस दें, फिर खुरपी के उल्टे बेंट से उसकी खूब अच्छी से कसाई कर दें। पुनः आप 10 लीटर क्षमता वाले हजारा से या पाइप के रास्ते से, जो भी आपकी सिंचाई व्यवस्था हो, उससे 10 लीटर पानी रोपण के दिन ही उसमें डाल दें। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके और इसका रोपण अच्छे से करें, पौधा स्वस्थ होगा। सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ब्यात के तुरंत बाद हम कौन कौन से तथ्यों को संज्ञान में लाएं। सबसे पहले ये देखा जाता है कि अगर बहुत बड़ी पशुशाला है तो वहाँ पे अक्सर पशुपालक भाई ऐसा करते हैं कि ब्यात के तुरंत बाद नवजात वत्सों को माँ से अलग कर देते हैं। ऐसे में ये बात ध्यान देने की है कि आप ये देखें कि ये जो पशुवत्स जिसका कि जन्म हुआ है, माँ उसको न देखे, क्योंकि अपने भारत वर्ष में जो भी गाय हैं, जो भी गाय और भैंसों की नस्लें हैं, उनमें मातृत्व की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो उन्हें देखती हैं, अपने नवजात वत्सों को देखने के उपरांत अगर हम अलग करते हैं तो उनकी उत्पादकता पे जो है विपरीत असर पड़ता है। तो इसलिए अगर उनको अलग करना है तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि बिना माँ के देखे ही नवजात वत्सों को अलग करें। और अलग करने के उपरांत जो उनके शरीर पे म्यूकस है, जो लसलसा पदार्थ है, उसको सूखे कपड़े से तुरंत पोंछ लें। उसके बाद ध्यान दें कि जो मुंह के अंदर लसलसा पदार्थ, ये म्यूकस लगा रहता है, नाकों पे लगा रहता है, ये अच्छी तरह से हटा दें ताकि नवजात वत्स अच्छी तरह से सांस ले सकें। उसके बाद इस बात का ध्यान रखें कि जो नाभि है, जो नाभि के पास नेवल कार्ड कटा हुआ है, नेवल कार्ड होता है, उसको पेट से 4 इंच छोड़कर काट दें या धागे से बांध दें। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कुत्ते इत्यादि कोई जानवर वहाँ पे न पहुँचे। उसके बाद जो इनकी रोग रोधी क्षमता बढ़ाता है वो माँ से निकला हुआ खीज होता है। तो यदि आप अलग रखते हैं तो थन से अच्छी तरह से ये खीज गाड़ लें और किसी टब और या तो बोतल में करके, जिसका कि निपल अच्छी तरह से कटा हो, अपने नवजात वत्सों को पिलाने की कोशिश करें। और यदि नवजात वत्स माँ के पास ही रह रहे हैं
तो ये देख लें कि अच्छे से शरीर की सफाई करने के बाद सहारा देकर पशुपालक भाई वहाँ पर ले जाएं और थन के पास मुंह पकड़ाने की कोशिश करें ताकि वो जो खीज है वो शरीर में पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाए। इससे न केवल नवजात वत्सों की रोग रोधक क्षमता बढ़ती है बल्कि इससे जो पाचन है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित हो जाता है। जो म्यूकोनियम होता है, जो शरीर के अंदर की गंदगी होती है, जो आंत की और ये डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, वो निकल जाती है। जो म्यूकोनियम पास हो जाता है उससे जानवर न केवल जो आपका नवजात वत्स है न केवल स्फूर्ति महसूस करता है बल्कि उनकी काफ़ी शरीर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं अगर समय से म्यूकोनियम पास हो जाए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में ये खींच पी लेने से ये नवजात वत्सों को काफ़ी स्वादिष्ट लगता है तो ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो दस्त जैसा दिखने लगता है। लेकिन उससे पशुपालक भाई बिल्कुल ना घबराएं। वो जितना ज़्यादा पेट की सफाई हो जाती है अगर ये खींच पीने के उपरांत तो वो नवजात वत्सों के लिए उतना ही अच्छा होता है। दूसरी बात ये है कि इस समय बरसात का समय है और बहुत सारे जो नवजात वत्स हैं, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त जगह हो तो कोशिश करें कि काफ़ी फैलाव में नवजात वत्सों को रखें ताकि जो श्वसन जनित बीमारियां हैं उनसे कम ये ग्रसित हो सकें, क्योंकि पास रहने से इनमें न्यूमोनिया होने की आसक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें पर्याप्त जगह दें और जिससे कि इन श्वसन संबंधित न केवल न्यूमोनिया से बचाव किया जा सकता है बल्कि कई श्वसन जनित बीमारियां होती हैं जिससे कि बचाव हो सकता है। तो अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हैं तो न केवल नवजात वत्सों की मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है बल्कि ये भविष्य में स्वस्थ जानवर और अच्छी उत्पादक क्षमता को बरकरार रहने में आपके लिए सहायक हो सकते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से। और चलिए अब देख लेते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मिश्रित खेती पर एक सफल किसान का अनुभव। डेयरी व्यवसाय एक सफल कृषिका की कहानी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए annadaata.hp@rate.etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई तमाम और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।